हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 चैप्टर 13 न्यूक्लियाई को। इसके पहले हम लोग ने जिसका पिछला चैप्टर था एटम्स, उसमें पढ़ा था कि किस तरीके से पहले ये माना जाता था कि जो हमारे मैटर है वो एटम से मिलकर बना हुआ है, और फिर पता चला हम लोग को कि एटम्स भी किसी चीज से मिलकर बने हुए हैं। तो उसमें ये पता चला कि जो एटम्स है वो मिलकर बना है हमारा न्यूक्लियस से, और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन से। यानी कि न्यूक्लियस में मौजूद होते हैं हमारे प्रोटॉन्स और साथ में न्यूट्रॉन्स। तो एटम्स में चैप्टर में जो आप लोग ने पढ़ा है, अगर मैं सिर्फ उसकी बात करूं तो आपने ये पढ़ा है कि हमारा एक एटम है और एटम के सेंटर पे न्यूक्लियस है। अब न्यूक्लियस में क्या कंपोजिशन है ये अभी तक आपने नहीं पढ़ा है इस क्लास में, तो अभी आपने नहीं पढ़ा है। छोटी क्लासेस में आपने जरूर पढ़ा होगा कि जो न्यूक्लियस होता है वो दो चीजों से मिलकर बना होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। क्लियर? यानी कि एक एटम के अंदर हमारे मौजूद होते हैं प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं। ये चीज आप लोग ने छोटी क्लासेस में पढ़ी है, बट अभी अगर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पे हम लोग चलें तो अभी हम लोग ने सिर्फ ये देखा है कि एटम है, एटम के सेंटर में न्यूक्लियस है और उसमें मौजूद है इलेक्ट्रॉन्स उसके चारों तरफ रिवॉल्व कर रहे हैं अपनी स्टेबल ऑर्बिट्स में। ये चीज पढ़ी। उस न्यूक्लियस में सिर्फ इतना पता है हमें कि वहां पर मौजूद होते हैं पॉजिटिव चार्ज। बट बात सिर्फ यहीं तक नहीं रुकी, बात और आगे बढ़ी। कैसे? कुछ इस तरीके से चीजें बढ़ी, जैसे कि हुआ ये कि देखिए, पिछले चैप्टर में तो हम लोग ने ये देखा कि जो न्यूक्लियस है हमारा उसमें मौजूद है पॉजिटिव चार्ज और मास है, और वो भी मास कैसा है, बहुत ही डेंसली पैक्ड है। ठीक है, ये चीज हम लोग ने पिछले चैप्टर में देखी। अब यहां पर वो जो पोर्शन है जहां पर कि पॉजिटिवली चार्ज है और बहुत ही थोड़ी सी जगह पर पूरा का पूरा मास कंसंट्रेटेड है, उसको बोलते हैं हम लोग न्यूक्लियस। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस। ठीक है, वो हमारा हो गया न्यूक्लियस। फिर उसके बाद जो ओवरऑल डायमेंशन थी न्यूक्लियस की, वो हमारी कैसी थी? बहुत छोटी थी। अगर हम लोग ओवरऑल देखें एटम के डायमेंशन से तो कुछ 10,000 या 1 लाख टाइम्स छोटी है डायमेंशन न्यूक्लियस की एज कंपेयर टू एटम। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम लोग ने एक्सपेरिमेंट वगैरह किए तो एक्सपेरिमेंट से हमें ये पता चला कि जो हमारा उनमें अंतर है वही हमारा 10⁴ या 10⁵ के आसपास है। इस तरीके से कुछ डिफरेंस है उस पर। दिस मीन्स दैट द वॉल्यूम, तो अगर हम लोग वॉल्यूम की बात करें, अगर ये मान के चलते हैं कि 10,000 टाइम्स डिफरेंस है उनके ऑर्डर पर रेडियस का, ठीक है, तो मतलब रेडियस के ऑर्डर पर ऐसा डिफरेंस है, तो उसके वॉल्यूम पर कितना डिफरेंस होगा। तो वॉल्यूम पे अगर हम लोग डिफरेंस की बात करें तो जो न्यूक्लियस होता है वो 10⁻⁻12 टाइम्स होता है उस पूरे एटम के वॉल्यूम के। यानी कि मोस्ट ऑफ द पार्ट जो है एटम का वो रहता है एम्प्टी। क्या रहता है? एम्प्टी। ओके, तो इफ एन एटम इज एनलार्ज टू द साइज ऑफ अ क्लासरूम, अगर हम क्या करें, एक एटम को सोचें कि एक क्लासरूम जितना बड़ा है, तो जो न्यूक्लियस होगा वो सिर्फ और सिर्फ पेन हेड के बराबर होगा। यानी कि जैसा कि पतली सी एक पिन हो, उस पिन का एक पॉइंट हो। जैसे कि हम मान सकते हैं, लेटर सपोज हमारे पास पेन है। अब इस पेन का हमारे पास यहाँ पर एक क्या है, छोटा सा इस तरीके से हेड है। इस पेन का ये जो पॉइंट है इसको भी और शार्प कर दिया जाए, पिन मान लिया जाए, एकदम पिन, पतली सी एकदम पिन। वो जो पतला सा डॉट है वो कहलाएगा हमारा न्यूक्लियस। तो सोच रहे हैं क्लासरूम, और उस क्लासरूम में उतना पिन हेड जो कि आप ऐसे आपको दिखता ही नहीं है। मतलब अगर आप सोचे कि एक पिन हेड से आप कहीं पर डॉट रखें तो आपको हो सकता है दिखाई ना दे। तो पिन हेड जितना हमारा न्यूक्लियस और क्लासरूम जितना बड़ा हमारा एटम। ठीक है, एक एवरेज साइज की क्लास जो होती है हमारी, उससे अगर हम लोग कंपेयर करें तो अब इसके अपोजिट क्या होता है कि जो मास होता है वो पूरा का पूरा मौजूद होता है न्यूक्लियस में। ठीक है, और वो भी कितना? 99.9% लगभग इतना मास मौजूद होता है। तो नेवरथलेस द न्यूक्लियस कंटेन्स मोस्ट ऑफ द मास ऑफ एन
एटम, जबकि न्यूक्लियस में हमारा मोस्ट ऑफ द जो मास है वो उस एटम का मौजूद होता है। भले ही हमारा एटम साइज बहुत बड़ा हो, बट जो उसका मास है वो उसके न्यूक्लियस पर ही मौजूद होता है। तो यहां पर बात आती है कि क्या न्यूक्लियस का कोई स्ट्रक्चर होता है जैसे कि एटम का होता है? इफ सो, व्हाट आर द कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ द न्यूक्लियस? और अगर ऐसा है, अगर उसका कोई स्ट्रक्चर होता है तो वो किससे मिलकर बना है? अगर ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होता है तो वो किस चीज से मिलकर बना है और वो आपस में कैसे जुड़े हुए हैं? अगर उस पर कुछ कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, वहां पर कोई कॉन्स्टिट्यूएंट्स मौजूद है जिससे वो मिलकर बना है, तो वो आखिर है क्या? आखिर वहां पर वो चीजें है क्या? तो इस चैप्टर में हम लोग इन्हीं क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे और डिस्कस करेंगे उसके डिफरेंट प्रॉपर्टीज को, जैसे कि साइज, मास, स्टेबिलिटी और न्यूक्लियर फिनोमेना जैसे कि रेडियो एक्टिविटी, फिजन और फ्यूजन। इन सबको हम लोग डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। यानी कि हमें इन क्वेश्चंस के आंसर को ढूंढना है कि क्या स्ट्रक्चर होता है न्यूक्लियस का, क्या वो किसी चीज से मिलकर बना है, और अगर किसी चीज से मिलकर बना है तो वो सब आपस में बंधे कैसे हुए हैं। इन्हीं सब के आंसर को करना है और इसी में ही हमें साइज, मास, स्टेबिलिटी और रेडियो एक्टिविटी, फिजन और फ्यूजन इन सब के बारे में जानने को मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने इस चैप्टर को। और इस पे सबसे पहले आता है एटॉमिक मासेस एंड कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियस। यानी कि ये जो हमारा एटम है वो आखिर बना कैसे है, क्या इस पे है। तो देखिए, मास ऑफ एन एटम जो होता है वो बहुत कम होता है एज कंपेयर टू अ किलोग्राम। यानी कि अगर एटम के मास की अगर बात की जाए तो 1 किलोग्राम जो हमारा होता है, 1 किलोग्राम से बहुत कम होता है उसका मास। फॉर एग्जाम्पल, मास ऑफ कार्बन 12 जो होता है वो हमारा कितना होता है? ठीक है, कार्बन 12 एटम का जो मास होता है वो होता है 1.992647 इंटू 10⁻⁻26 किलोग्राम। इतना मास होता है कार्बन 12 एटम के, एक एटम का मास। कार्बन 12 जो हमारा है, कार्बन 12 उसका एक एटम आप लीजिए, अगर आप उसको किलोग्राम पर मेजर करेंगे तो आपको मिलेगा इतना। यानी कि अब देखिए, यहां पर हमें एक एटम के मास को लिखना है और उसको लिखने के लिए 1.992647 इंटू 10⁻⁻26 किलोग्राम। इतनी बड़ी लिखने में क्वांटिटी है बट एक्चुअल में बड़ी क्वांटिटी नहीं है। तो क्यों ना हम एक नई यूनिट को डिफाइन करें जो कि हमारे लिए कन्वीनियंट हो यूज करने में एज कंपेयर टू किलोग्राम, क्योंकि किलोग्राम्स को यूज करना बार बार बहुत ही डिफिकल्ट होगा। मान लीजिए यहां पर 2 कार्बन एटम्स मौजूद है, तो 2 कार्बन एटम्स के मौजूद होने पर हम यहां पर इसको 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे, तो 2 से मल्टीप्लाई कराने के लिए इसको पूरे से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, हाँ है ना। फिर 2 से पूरा मल्टीप्लाई करा के उसको लिखेंगे इंटू 10⁻⁻26 किलोग्राम करके, तो बड़ा अजीब सा हो जाएगा, बहुत हमारे लिए वर्क करना आसान नहीं होगा, क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी बार बार इस तरीके से वैल्यू लिखनी पड़ेगी। जबकि अगर हम लोग चाहें तो इसको एक दूसरे यूनिट पर कन्वर्ट कर सकते हैं जो कि स्पेसिफिकली यूज की जाएगी मास को मेजर करने के लिए एटम्स के, या जो उस पे मौजूद है अंदर जो भी कंस्टिट्यूएंट्स मौजूद है उसके मास को मेजर करने के लिए। ठीक है, तो ये जो यूनिट होती है वो हमारी कहलाती है एटॉमिक मास यूनिट, और इसको डिफाइन किया जाता है इस कार्बन 12 एटम के, एक कार्बन 12 एटम के आप क्या करिए, 12 टुकड़े करिए। क्या करिए? 12 टुकड़े। और इन 12 टुकड़ों को फिर आप उनमें से एक टुकड़ा उठा लीजिए। कितने अभी टुकड़े हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, यहां पर कितने हो गए? 10 और ये 12। इन 12 टुकड़ों में से, यानी कि आप बराबर टुकड़े करिए एक कार्बन 12 एटम के, तो फिर वो जो एक टुकड़े का मास होगा वो हमने मान लिया कि किसके बराबर होगा? एक एटॉमिक मास यूनिट के। ठीक है, एक एटॉमिक मास यूनिट के बराबर वो हमारा उसका जो है वो मास होगा। यानी कि मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम को 12 से डिवाइड किया, वो 1 यू के बराबर आ गया। अब देखिए, 1 एटम जो था हमारा कार्बन 12 एटम का, उसका मास था 1.992647, तो लिख दिया 1.992647 इंटू 10⁻⁻26 किलोग्राम।
और इसको 12 से डिवाइड कर दिया। तो जब इसको 12 से डिवाइड करेंगे तो ये निकल कर आ जाएगा 1.660539 इंटू 10⁻27 किलोग्राम, और इसको ही बोला जाता है यू। क्या बोला जाता है? यू, 1 यू, एटॉमिक मास यूनिट बोलते हैं इसको। इसको पहले AMU बोला जाता था, अब यू बोलते हैं, ठीक है, सिंपली यू लिखते हैं इस तरीके से। तो एटॉमिक मासेस ऑफ वेरियस एलिमेंट्स एक्सप्रेस्ड इन एटॉमिक मास यूनिट्स आर क्लोज टू बीइंग इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ द मास ऑफ एन हाइड्रोजन एटम। There are, however, many striking exceptions to this rule. For example, the atomic mass of chlorine atom is 35.46 U. जो क्लोरीन एटम का जो मास है वो हमारा इस तरीके से पॉइंट्स पर होता है, बट ज्यादातर में ये देखा गया है जैसे 1U, 2U, 3U इस तरीके से मास होते हैं, ठीक है। वरना कभी कभी हमें इस तरीके से भी कुछ मास देखने को मिलते हैं। बट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि देखो, उस चीज को अब हम आसानी से लिख सकते हैं, जैसे कि ये जो हमारा मास था इसको हम लोग सिंपली लिख सकते हैं 12U, क्योंकि 1U जो है हमारा वो इतना, और इस पे जब हम लोग 12 का मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या कर देंगे, 12 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये बन जाएगा कार्बन 12 एटम के मास के बराबर। यानी कि हम लोग सिंपली ये जो इतना बड़ा हम लोग को लिखना था उसको सिंपली ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि 1U जो हमारा वो होता है 1.66, अगर किलोग्राम्स पे चाहिए तो 1U की जगह पर हम लोग इसको पुट कर देंगे, हमारा काम बन जाएगा। वरना सिंपली इसको हम लोग लिख सकते हैं 12U, कि कार्बन 12 एटम के जो एक एटम का मास है वो हमारा है 12U के बराबर। क्लियर यहां तक? इस तरीके से चीजों को करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं अब इस पे हम लोग। तो लेट अस सपोज हमारे पास क्या है, एक डिवाइस है मास स्पेक्ट्रोमीटर, जो कि मेजर कर सकता है एटॉमिक मासेस को, ठीक है। तो जो यहां पर मेजरमेंट होता है, द मेजरमेंट ऑफ एटॉमिक मासेस रिवील्स द एग्जिस्टेंस ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट। ये चीज देखी गई थी कि एक ही तरीके के एटम्स जो है उनका मास डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है। एक ही एलिमेंट के डिफरेंट डिफरेंट मास वाले एटम्स मौजूद हो सकते हैं, ठीक है, जो कि एक ही तरीके की केमिकल प्रॉपर्टी एग्जिबिट करते हैं, बट जो मास होता है वो डिफरेंट होता है। अब इसका मतलब ये है सिंपली कि देखिए, जो हम लोग के एलिमेंट्स डिफाइन किए गए, जैसे कि मान लीजिए कार्बन है, तो कार्बन हम उसको बोलते हैं वैसे, मतलब अगर सही तरीके से देखा जाए तो अब जाकर जो हमारा उसका क्लैरिफिकेशन होगा वो ऐसा होगा कि कार्बन हम उस एटम को बोलेंगे या उस तरीके के एलिमेंट को बोलेंगे जिसके न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन्स मौजूद होंगे, वो हमारा कहलाएगा कार्बन। तो अब 6 प्रोटॉन्स मौजूद है, बट 6 प्रोटॉन्स के साथ अगर 6 हमारे न्यूट्रॉन है तो वो कार्बन 12 एटम कहलाएगा। अगर 6 प्रोटॉन के साथ 6 की जगह पर हमारे यहां पर 8 न्यूट्रॉन मौजूद है तो वो हमारा कार्बन 14 कहलाएगा। कहने का मतलब ये है कि जो हमारा एक तरीके से कह लीजिए, जो हमारा वहां पर केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो पूरी की पूरी बेस्ड होती हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारे बराबर होते हैं प्रोटॉन के नंबर के एक एटम पर, ठीक है। तो केमिकल प्रॉपर्टी अगर सेम है, देखो वही चीज यहां पर लिखी हुई है कि एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ एटॉमिक मासेस इज कैरीड आउट विद अ मास स्पेक्ट्रोमीटर, और इस मेजरमेंट पर यह पता चला कि डिफरेंट टाइप के एटम्स एग्जिस्ट करते हैं, सेम ही एलिमेंट है उसके। तो सेम एलिमेंट कैसे पता चल रहा है? सेम एलिमेंट का कहने का मतलब यह है कि एक ऐसी चीज जिसकी की केमिकल प्रॉपर्टीज सेम हो, वो हमारा सेम एलिमेंट पे कंसीडर किया जाता है, बट उसका जो मास हो वो कैसा हो, डिफरेंट हो। मास कैसा हो, डिफरेंट हो। तो द मेजरमेंट ऑफ एटॉमिक मासेस रिवील्स द एग्जिस्टेंस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट व्हिच एग्जिबिट द सेम केमिकल प्रॉपर्टीज बट डिफरेंट इन मास। और इस तरीके की जो स्पीसीज होती हैं उनको बोला जाता है, जहां पर कि एलिमेंट तो सेम हो, यानी कि उसकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम हो, बट मास डिफरेंट हो। बट मास क्या हो, डिफरेंट हो, उसको बोलते हैं आइसोटोप्स। क्या बोलते हैं? आइसोटोप्स। आइसोटोप्स का मीनिंग ये होता है, ये एक हमारा ग्रीक
वर्ड है, इसका मीनिंग होता है सेम प्लेस। क्या होता है? सेम प्लेस। तो दे अकर इन सेम प्लेस इन पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट। जो हमारा पीरियोडिक टेबल होता है ना, केमिस्ट्री में आप लोग ने पीरियोडिक टेबल पढ़ा होगा। तो जैसे हाइड्रोजन के आइसोटोप्स होते हैं, हाइड्रोजन के जैसे आइसोटोप्स होते हैं, तो हाइड्रोजन के जितने भी आइसोटोप्स होंगे, हम उनको आइसोटोप्स ऐसे कहेंगे जैसे 1H1 है। मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं, 1H1, 1H2 या फिर 1H3। ये हमारे हाइड्रोजन के आइसोटोप्स है। ये क्या है? हाइड्रोजन के आइसोटोप्स, यानी कि वो जो हमारा पहला इस तरीके से सेल बना होता है पीरियोडिक टेबल में, इसमें मौजूद होता है 1H1, इसी में ही लिखा जाएगा 1H2, इसी में ही लिखा जाएगा 1H3। क्यों? क्योंकि पीरियोडिक टेबल हमारी पूरी बेस्ड है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पर, और जिसके भी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, यानी कि आप कहीं से उठाइए कोई चीज, नेचर से कोई चीज ऐसे आप उठाइए और उसको अगर आप देखें उस पे एक्सपेरिमेंट्स करें, देखें कि उस पे जो प्रोटॉन का नंबर मौजूद है वो कितना है। अगर एक है तो उसको हाइड्रोजन कहेंगे। आप क्या बोलेंगे? हाइड्रोजन कहेंगे। या फिर उनका जो केमिकल नेचर है वो एक जैसा है, यानी केमिकल प्रॉपर्टीज एक जैसे शो कर रहे हैं, तो उनको एक साथ रखेंगे आप, भले ही उनके मास कैसे हो, डिफरेंट हो। तो इसी कारण से उनको आइसोटोप्स बोला जाता है, क्योंकि वो उस पीरियोडिक टेबल पर एक ही जगह पर रखे जाते हैं, मास भले डिफरेंट हो। मास डिफरेंट होने से केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज नहीं होती है। ठीक है, तो यही रीजन है कि इस तरीके के स्पीसीज को हम लोग क्या बोलते हैं? आइसोटोप्स बोलते हैं। फिर उसके बाद इट वॉज फाउंड दैट प्रैक्टिकली एवरी एलिमेंट कंसिस्ट ऑफ अ मिक्सचर ऑफ सेवरल आइसोटोप्स। और इसको ऐसे प्रैक्टिकली देखा गया कि हर एलिमेंट मिक्सचर ऑफ सेवरल आइसोटोप्स होता है। ठीक है, मतलब कि अगर कहीं से भी आप किसी एलिमेंट को उठाएंगे, मान लीजिए क्लोरीन आपने लिया, हाइड्रोजन लिया, कार्बन लिया, नाइट्रोजन लिया, कुछ भी आप अगर आप ऐसे उठाएं, तो आपको क्या मिलेगा कि वहां पर जो चीजें हैं वो मिक्सचर है कई ढेर सारे आइसोटोप्स की। द रिलेटिव एबंडेंस ऑफ डिफरेंट आइसोटोप्स डिफर फ्रॉम एलिमेंट टू एलिमेंट। अब कोई चीज कितनी उन्हीं में ज्यादा है, कम है, जैसे कि क्लोरीन के अगर आइसोटोप्स की अगर हम लोग बात करें, तो क्लोरीन के जो आइसोटोप्स होते हैं वो किस परसेंट के साथ वहां पर मौजूद है, यानी कि हम कहीं से उठाएं क्लोरीन, हमने लिया क्लोरीन है, बट उस क्लोरीन में दो तरीके के हमारे क्लोरीन के एटम्स मौजूद है, जिसमें कि एक का मास दूसरे के मास से डिफरेंट है। ठीक है, या फिर अगर हम लोग हाइड्रोजन कहीं से उठा रहे हैं, तो उसमें तीन तरीके के एटम्स मौजूद है, जिसमें कि सबका जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो तो सेम है, यानी कि है तो सबके सब हाइड्रोजन ही, बट तीनों का जो मास है वो डिफरेंट है। अब उस पे सब अपने, अगर जैसे कि कहीं से हमने सैंपल कलेक्ट किया, उसमें उनका जो परसेंट होता है वो डिफरेंट डिफरेंट होता है। कहीं पर किसी का परसेंट ज्यादा होता है, कहीं पर किसी का कम होता है। जैसे कि क्लोरीन की अगर हम लोग बात करें तो उस पर ज्यादा अमाउंट पे मौजूद होते हैं, जैसे 75.4 और 24.6% पर उसके जो हमारे क्लोरीन के जो आइसोटोप्स होते हैं, जैसे कि 34.98 यू वाला, इतने मास वाला जो है एटम, उस वो होता है 75.4%, और इतने मास वाला जो होता है वो होता है 24.6%। जबकि यही हाइड्रोजन में जो होता है वो डिफरेंट होता है। हाइड्रोजन के केस में 3 आइसोटोप्स हैं हमारे, तो इसका सबसे ज्यादा होता है 1H1 का, फिर उसके कम, और इस तरीके से ये सब और कम होते हैं। ठीक है, क्लियर? जबकि यहां पर हमारा कुछ परसेंटेज इसका ज्यादा ही है। तब क्या होता है कि जब हम लोग क्लोरीन के एटॉमिक मास को निकालते हैं तो एवरेज करके निकालते हैं। कैसे? कहीं से भी अगर आप सैंपल उठाएंगे तो आपको जो एवरेज मास मिलेगा क्लोरीन का वो इतना मिलेगा, जो उसका एटम का जो मास होगा वो इतना मिलेगा। कैसे इसको करते हैं? इसके लिए हम लोग सिंपली जो जितने परसेंट पर मौजूद है उससे हम लोग एक एवरेज मास ऑफ क्लोरीन एटम ऑब्टेन करते हैं। एवरेज मास ऑफ क्लोरीन एटम कि अगर हम लोग कहीं से सैंपल उठाएं और उसमें से एक एटम की बात करें कि कितना मास होगा, तो क्योंकि वो एटम हमारा या तो इस वाले का होगा या तो इस वाले का होगा, दोनों में से किसी का भी हो सकता है। तो इसके लिए हम एक एवरेज वैल्यू फाइंड करते हैं, और वो कैसे निकालते हैं? 75.4% है 34.98 यू वाला, तो 75.4 इंटू 34.98 ये किया, प्लस
24.6 इंटू 36.98 U ये किया, और इनको हमने 100 से डिवाइड किया, जो कि हमें 35.47 U मिल गया। क्लियर? तो जो कि हमारा एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन से एग्री करता है, जो मास स्पेक्ट्रोमीटर पर हमें मिलता है, वो इस तरीके से निकलकर आ जाता है। ठीक है, अगर हम लोग हाइड्रोजन की बात करें, जो कि लाइटेस्ट एलिमेंट है, इसके भी 3 आइसोटोप्स होते हैं। कौन कौन से? 1.0078U, 2.0141U, 3.0160U। ठीक है, तो इस तरीके के आइसोटोप्स मौजूद होते हैं कि एक का मास इतना है, दूसरे का इतना, तीसरे का इतना। तो द न्यूक्लियस ऑफ लाइटेस्ट एटम ऑफ द हाइड्रोजन, जो हाइड्रोजन में भी सबसे लाइटेस्ट है, वो इतना है, विच हैज रिलेटिव एबंडेंस लगभग 99.985% होता है। जो ये वाला हमारा होता है वो 99.985% होता है, और इसको हम लोग बोलते हैं प्रोटॉन, क्योंकि इसके पास सिर्फ और सिर्फ प्रोटॉन ही मौजूद होता है। सिर्फ एक प्रोटॉन मौजूद होता है इसके न्यूक्लियस पे। तो जो पूरा का पूरा मास इसका होता है, वो होता है सिर्फ और सिर्फ प्रोटॉन की वजह से। ठीक है, तो अगर हम लोग बोले तो यहां से कैलकुलेट किया जा सकता है मास ऑफ प्रोटॉन, जिसको कि हम लोग ने नाम दिया कितना, मास ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू 1.00727U, जो कि निकल कर आ गया हमारा किलोग्राम्स पर। अगर हम लोग देखें 1.67 इंटू 10⁻27 किलोग्राम, क्योंकि 1U हमारी यूनिट होती है, उससे हम लोग मल्टीप्लाई करके इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है हमारा मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ प्रोटॉन देखो निकल कर आएगा जब हम लोग हाइड्रोजन एटम के इस वाले मास से इलेक्ट्रॉन के मास को माइनस कर देंगे, क्योंकि प्रोटॉन है तो इलेक्ट्रॉन भी होगा। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो होता है 0.00055U, इतना होता है मास एक इलेक्ट्रॉन का। तो अगर इसको हम लोग जो मास ऑफ हाइड्रोजन एटम है उससे घटा दें, ठीक है, इसमें क्या करें, ये जो है हमारा, इसमें इसको घटा दें, ठीक है, इसमें इतना घटा दें, तो क्या होगा, हमें मास ऑफ प्रोटॉन मिल जाएगा, हमें मास ऑफ प्रोटॉन मिल जाएगा। ये क्लियर? तो ये वाला जो होता है इसको हम लोग प्रोटॉन बोलते हैं, और जो दूसरा होता है इसको ड्यूटेरियम बोलते हैं, और इसको बोलते हैं ट्रिटियम। ठीक है, तो हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, एक तो प्रोटॉन बोल सकते हैं उसको, या फिर हाइड्रोजन सिंपली, दूसरा ड्यूटेरियम, तीसरा ट्रिटियम। जो ट्रिटियम न्यूक्लियाई होता है बहुत ही अनस्टेबल होता है, ये नेचुरली अकर नहीं करता, और इसको आर्टिफिशियली प्रोड्यूस किया जा सकता है लैबोरेटरीज पे। ये हमारा नेचुरली अकर नहीं करता ट्रिटियम, ये एक रेडियो एक्टिव होता है। ठीक है, तो द पॉजिटिव चार्ज इन द न्यूक्लियस इज दैट ऑफ द प्रोटॉन। अब क्योंकि जो पॉजिटिव चार्ज है न्यूक्लियस पे वो प्रोटॉन्स की वजह से है, तो अब प्रोटॉन कैरीज 1 यूनिट ऑफ फंडामेंटल चार्ज। जो प्रोटॉन होते हैं वो 1 यूनिट ऑफ फंडामेंटल चार्ज अपने साथ कैरी करते हैं, एंड इज स्टेबल। और वो कैसे होते हैं? स्टेबल होते हैं। फंडामेंटल चार्ज यानी कि प्रोटॉन में कितना चार्ज होता है, ये हमारा फंडामेंटल चार्ज जो ई होता है, यानी कि 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, ये फंडामेंटल चार्ज है। इसी के इंटीग्रल मल्टीपल्स पर ही हर चीज होती है, चार्ज ट्रांसफर होते हैं, हाँ या ना? तो प्रोटॉन में इतना मास होता है और ये स्टेबल होते हैं विद इन द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर जब ये मौजूद होते हैं प्रोटॉन्स, तो वो क्या होते हैं? स्टेबल होते हैं। इट वॉज अर्लियर थॉट दैट द न्यूक्लियस में कंटेन्स इलेक्ट्रॉन। पहले ये माना जाता था कि जो हमारा न्यूक्लियस है उसमें इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, यानी कि उससे गुजर सकते हैं, उससे होकर निकल सकते हैं, या उस पर रह सकते हैं। बट आगे चलकर जब क्वांटम मैकेनिक्स हमारी डेवलप हुई, वहां पर हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से ये बात निकल कर आती है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो हमारा न्यूक्लियस में एग्जिस्ट नहीं कर सकता। ठीक है, ऑल द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एन एटम आउटसाइडर जो होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स है वो सबके सब न्यूक्लियस के बाहर होते हैं, एटम के बाहर नहीं, न्यूक्लियस के बाहर होते हैं उस एटम के अंदर। ठीक है, तो ऑल द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एन एटम आर आउटसाइड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के बाहर और एटम के अंदर पूरा हमारे इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। वी नो दैट द नंबर ऑफ दीज इलेक्ट्रॉन्स आउटसाइड द न्यूक्लियस ऑफ द एटम इज जेड, द एटमिक नंबर।
तो जितने भी इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं उस न्यूक्लियस के बाहर, वो बराबर होते हैं हमारे एटॉमिक नंबर के, जिसको कि हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं जेड से। और ये जेड जो हमारा एटॉमिक नंबर है वो बराबर होता है, या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जितने होते हैं वही हमारे एटॉमिक नंबर कहलाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये एटॉमिक नंबर क्या होता है हमारा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, and the number of electrons in an atom is equal to the number of protons, or we can say that number of electrons is equal to Z, because Z is the number of protons present in the nucleus. ठीक है, तो the total charge of the atomic electrons is thus minus Jd. तो जो टोटल चार्ज होगा इलेक्ट्रॉन्स का, जो एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, वो हो जाएगा माइनस Ze, क्योंकि वहां पर जो हमारा चार्ज की एक नेचर जो होता है वो निगेटिव होता है इलेक्ट्रॉन्स का, तो इस वजह से माइनस Jd हो गया। और प्रोटॉन्स के लिए जो चार्ज होगा हमारा, वो टोटल चार्ज वो प्लस Jd हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो Z है हमारा वो रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एन एटम, और इसको हम लोग बोलते हैं एटॉमिक नंबर। इसको क्या बोलते हैं, एटॉमिक नंबर। क्लियर। अब आता है हमारा डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, कि जो न्यूट्रॉन है वो कैसे डिस्कवर हुआ, उसमें क्या क्या चीजें कैसे हुई, क्या एक्सपेरिमेंट्स हुए, देखिए। तो सिंस द न्यूक्लियाई ऑफ ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम आर आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन, जैसे कि हम लोग ने जो ड्यूटेरियम और ट्रिटियम को देखा, वो क्या है, आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन है। दे मस्ट कंटेन ओनली वन प्रोटॉन ईच, इनमें एक ही प्रोटॉन मौजूद होना चाहिए इनके अंदर, इनके न्यूक्लियस में। बट जो इनके मास है हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम के, ये है लगभग जो रेशियो है इनका, वो है 1:2:3। यानी कि जो न्यूक्लियाई ऑफ ड्यूटेरियम और ट्रिटियम है, यहां पर प्रोटॉन के साथ साथ कुछ तो न्यूट्रल मैटर मौजूद है, न्यूट्रल मैटर मौजूद है, जो कि अपना यहां पर मास में तो कंट्रीब्यूशन कर रहा है, बट चार्ज में किसी तरीके का कंट्रीब्यूशन नहीं कर रहा। तो द अमाउंट ऑफ न्यूट्रल मैटर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियाई ऑफ दीज आइसोटोप्स एक्सप्रेस्ड इन यूनिट्स ऑफ मास ऑफ अ प्रोटॉन, और वो अप्रोक्सीमेटली जो यहां पर हमारा निकल कर आया वो 1 and 2 निकल कर आया। कितना, 1 and 2। यानी कि ड्यूटेरियम पर एक प्रोटॉन के मास जितना मास एक्स्ट्रा था, और ट्रिटियम पर 2 प्रोटॉन जितना मास एक्स्ट्रा था। ठीक है, तो दिस फैक्ट इंडिकेट्स दैट द न्यूक्लियाई ऑफ एटम कंटेन्स इन एडिशन टू प्रोटॉन्स न्यूट्रल मैटर इन मल्टीपल्स ऑफ बेसिक यूनिट्स। तो वो जो बेसिक यूनिट्स हैं उसके मल्टीपल्स पर वहां पर वो चीजें मौजूद है, यानी कि एक फिक्स्ड कोई यूनिट है, उसके मल्टीपल पर वो चीजें मौजूद है, 1 2 3 4 इस तरीके से करके। जैसे प्रोटॉन का कुछ मास था, 1 प्रोटॉन 2 प्रोटॉन 3 प्रोटॉन 4 प्रोटॉन इस तरीके से, वैसे ही वहां पर एक न्यूट्रल पार्टिकल, दूसरा पार्टिकल, तीसरा पार्टिकल इस तरीके से वहां पर मौजूद है। तो दिस फैक्ट इंडिकेट्स दैट द न्यूक्लियाई ऑफ एटम कंटेन एडिशन टू प्रोटॉन न्यूट्रल मैटर इन मल्टीपल्स ऑफ बेसिक यूनिट। इस हाइपोथेसिस को 1932 में जेम्स चैडविक ने ऑब्जर्व किया था, जब वो न्यूट्रल रेडिएशन को देखे उन्होंने, जब उन्होंने बेरिलियम न्यूक्लियाई को बम्बार्ड कराया था अल्फा पार्टिकल से। अल्फा पार्टिकल्स फॉल कराया किस पे, बेरिलियम न्यूक्लियाई पर। तो हुआ क्या कि जो हमारे न्यूट्रल रेडिएशन थे वो निकल कर आए थे। ठीक है, अब ये जो अल्फा पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, देखिए। अल्फा पार्टिकल्स का मीनिंग ये होता है, जैसे कि पिछले चैप्टर में भी बता चुका हूं, 2He4 डाइपॉजिटिव, यानी कि जो हमारा यहाँ पर अल्फा पार्टिकल है वो हीलियम का एटम है, बट उससे आप क्या करिए, 2 इलेक्ट्रॉन्स को निकाल दीजिए, वही हमारा अल्फा पार्टिकल होता है। ठीक है, तो इट वाज फाउंड दैट दिस न्यूट्रल रेडिएशन कुड नॉक आउट प्रोटॉन्स फ्रॉम लाइट न्यूक्लियाई सच एज दोज ऑफ हीलियम, कार्बन एंड नाइट्रोजन। तो देखो उन्होंने क्या किया कि बेरिलियम लिया, बेरिलियम, और उस बेरिलियम पर अल्फा पार्टिकल्स बम्बार्ड कराए। इन अल्फा पार्टिकल्स से बम्बार्ड करने से यहां पर एक न्यूट्रल रेडिएशन निकल कर आया, न्यूट्रल रेडिएशन निकल कर आया, जो कि हमारा हीलियम, कार्बन या फिर नाइट्रोजन, हीलियम, कार्बन या नाइट्रोजन, इन सब में से प्रोटॉन्स को नॉक आउट करने की क्षमता रखता है। ठीक है, तो
अब यहां से ये जो कोलिजन वाली एक तरीके से प्रोसेस की नॉक आउट कर सकता है प्रोटॉन को, ये न्यूट्रॉन जाकर इनसे टकरा कर इनके प्रोटॉन को निकाल सकता है। तो यहां पर क्या किया गया कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड मोमेंटम लगाया गया, और साथ ही में दिमाग में यह रखा गया कि उस समय जो न्यूट्रल रेडिएशन नोन था वो था फोटॉन्स, कि फोटॉन्स ही एक न्यूट्रल रेडिएशन है जो कि हमारा एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर का होता है, ठीक है। बट जब प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड मोमेंटम वगैरह लगाया गया तो ये न्यूट्रल रेडिएशन, अगर हम लोग ये मानकर चलते कि अगर ये बना होता फोटॉन से, यानी कि ये जो न्यूट्रल रेडिएशन यहां से निकला, ये न्यूट्रल रेडिएशन अगर फोटॉन से मिलकर बना होता तो यहां पर जो एनर्जी मिल रही है उससे बहुत ज्यादा एनर्जी होनी चाहिए, जो कि असली में नहीं थी, ठीक है। यानी कि अगर फोटॉन की एनर्जी जितनी इसकी एनर्जी नहीं है, क्योंकि फोटॉन की बहुत ज्यादा एनर्जी होगी गामा फोटॉन की, तो यहां पर वो क्या होगा, अगर देखा जाए कि ये कुछ तो डिफरेंट है, ये फोटॉन्स के यहां पर नहीं है, एनर्जी जो है वो फोटॉन्स के बराबर नहीं है। तो अब क्या होगा इस पे, तो द क्लू टू दिस पजल विच चैडविक सेटिस्फैक्टरली सॉल्व्ड वाज टू एज्यूम दैट, उन्होंने ये माना कि जो न्यूट्रल रेडिएशन है उस पे एक नए तरीके के न्यूट्रल पार्टिकल्स हैं जिसको उन्होंने न्यूट्रॉन्स नाम दिया, और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को यूज करके उन्होंने उस न्यूट्रल पार्टिकल का मास निकाला, जो कि लगभग बराबर निकल कर आया मास ऑफ प्रोटॉन के, यानी कि मास ऑफ न्यू पार्टिकल और इसके बराबर, यानी कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का मास लगभग बराबर निकल कर आया, जो कि हमें मिला इतना ही मास लगभग होता है प्रोटॉन के मास का। और इस डिस्कवरी के लिए 1935 में चैडविक को न्यूट्रॉन की डिस्कवरी के लिए नोबेल प्राइज मिला था। अब इसके आगे का जो डिस्कशन है उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आई होप यहां तक आपको समझ पे आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।